तो बदलता ही ना है। जैसे लोग कह रहे हैं कि 2025 के बाद बहुत तेजी के साथ आपाधापी 29 तक बहुत कुछ परिवर्तन होगा, ये वो परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन को कैसे कोई रोकेगा। अब ऐसी ग्रह दशा ऐसी स्थिति आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि बाहरी वातावरण भी अगर प्रवृत्त कर रहा है बढ़ने के लिए तेज़ी से, अंदर की भी प्रवृत्ति हो रही है तेज़ी से, तो गति तो बढ़ ही जाएगी। तो बाहर के बारे में तो बता रहे हैं कि जो इस साल जो है 7 ग्रह जो है एक लाइन में हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे। ऐसा कई वर्षों के बाद होता है। तो जब भी सारे ग्रह एक लाइन में हो जाएंगे तो उनका तो पुल होगा ही, खिंचाव होगा ही ना आपस में। बाहर अगर अलग अलग रहते तो उनका जो फोर्स बढ़ जाता है, और अगर जब एक ही लाइन में है तो उनका फोर्स जो है एक डायरेक्शन में हो सकता है। क्या करेंगे सर? पुल करेंगे, जैसे मस्तिष्क की जो तरंगे हैं उनको भी खींचेंगे सब, जितने भी पदार्थ हैं उसको एक दिशा में खींचेंगे। तो हम लोग के भीतर भी तो पदार्थ एक दिशा में खींचेंगे, तो एक दिशा में खींचेंगे तो एक तरह से कुछ सकारात्मक होगा, कुछ नकारात्मक भी होगा। किसी चीज़ में सकारात्मक हो जाएगा तो ज़्यादा होगा, लेकिन जब भी होगा वो एक तरफा होगा, और उसके कारण जो है मतलब संतुलित नहीं होगा कुछ भी। बहुत विकास होगा किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में विनाश भी होगा। तो 29 मार्च को ये हो रहा है क्या सर? हाँ, उसी मार्च का ही हो रहा है। तो जो है सब यूट्यूबरों को तमाम एस्ट्रोलॉजर अपने को भविष्यवाणी कर रहे हैं, अब उसी के अलग अलग लोग परिभाषा व्याख्या कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन वो है कि एक लाइन में होना है ग्रहों को, एक लाइन में होना है तो उसका ऐसा इफेक्ट आएगा कुछ ना कुछ। जहाँ तक ज्योतिषीय विश्लेषण का मतलब है तो अब ये जो है किस का राशि का ज़्यादा प्रभाव है उसके आधार पर होगा। उसमें भी कौन वक्री है और वह किस राशि में, अपनी राशि में है, दूसरे की राशि में है, उसके हिसाब से ही उसकी पावर होती है। अगर अपने ही राशि में है वह, या अपने मित्र की राशि में है, या अपने उच्च राशि में है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा देखने में आएगा उसका असर। तो जैसे मान लीजिए कि मंगल ज़्यादा मजबूत होगा, राहु मजबूत होगा, सूर्य मजबूत होगा, शनि मजबूत होंगे, ये सब जो हैं ताकतवर प्लैनेट हैं, ये सब अगर मजबूत होंगे तो इस समय तो युद्ध की संभावना होगी। और उसमें बृहस्पति मजबूत ज़्यादा हो जाएगा तो सकारात्मक दिशा में जो है प्रगति तेज होगी। नहीं तो आप लोगों की नज़र तो होगी ना इन तमाम चीज़ों पर, मेरे कहने का मतलब ये है। एक मोटे तौर पर, एक ज्योतिष को छोड़ दीजिए, एक मोटे तौर पर एक समझ लीजिए कि जब मनुष्य की आबादी बहुत बढ़ती है, किसी भी जीव की आबादी जब बहुत बढ़ती है तो एक लिमिट के बाद जो है ना उसमें जो है विद्रोह शुरू हो जाता है, मारपीट ये सब शुरू हो जाएंगे और विध्वंस तो उसका होता है। और मनुष्य की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे लालची प्राणी मनुष्य है, तो जाहिर सी बात है कि अपने लालच के लिए जो है ये सब संघर्ष करेंगे। तो 7 अरब की जनसंख्या जो है उसके लिए धरती बनी है। धरती उतनी आबादी संभाल सकती है बिना विशेष संघर्ष के, और आबादी 7 अरब से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लगभग 8 हो गई है ना, 7 से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 8 है या थोड़ा ही होगा कम मान लीजिए। तो उतनी आबादी जो सरप्लस हुई है उस आबादी को जूझना है। तो उतने सब जब समाप्त हो जाएंगे, चाहे रोग से हो जाएं, चाहे ज्वालामुखी से फट जाने से हो जाएं, भूकंप से हो जाएं, या आपस में ही लड़ लें, जैसे भी हो,
किसी तरह से उतने आबादी का काउंटर बैलेंस होना जरूरी है। वो जब होगा तब फिर जाकर कुछ स्थिरता आएगी। उसमें भी आबादी में भी अच्छे लोगों की आबादी बढ़ रही है कि बुरे लोगों की बढ़ रही है? अच्छे लोगों की बढ़ रही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। बुरे लोगों की बढ़ेगी तो नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, तो युद्ध ही। तो आप तो देख ही रहे हैं, बुरे लोगों की ही बढ़ रही है, अच्छे लोग कहाँ बढ़ रहे हैं? 75% तो वही है। हाँ, तो उनका काउंटर बैलेंस होगा युद्ध के रूप में। जैसे भारत की आबादी बहुत बढ़ रही है, बाकी देशों की अपेक्षा भारत की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। भारत अभी कुछ कुछ बैलेंस करके चल रहा है, क्योंकि यहाँ खाद्य पदार्थ ज़्यादा उपज रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसा लगता है कि चलो भाई किसी तरह से जी रहे हैं। अन्यथा यहाँ संघर्ष जो होगा ना, बहुत खतरनाक संघर्ष होगा यहाँ। जो बहुत तमस है कि मुसलमान अटैक करेंगे भारत पर, यहाँ खतरनाक संघर्ष होगा। अच्छा, मान लीजिए दूसरे जगह जो है आबादी है लेकिन उतने खाद्य पदार्थ नहीं है, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान में नहीं है, चाहे बांग्लादेश ही मान लीजिए बगल में वो नहीं है, मुस्लिम आबादी है, तो जब वहाँ पर नहीं है खाने पीने को तो कहीं ना कहीं तो वे घुसेंगे। और वो वहीं कोई घुसता है जहाँ देखता है कि यहाँ पर संसाधन है, जहाँ लॉ भी थोड़ा आसान है, तो वे भारत की ओर ही कूच करेंगे। चोरी छिपे आएँ, जहाज़ से आएँ, नाव से आएँ, ट्रेन से आएँ, सुरंग बना के आएँ, जैसे भी आएँ, नाम बदल के आएँ, डायरेक्ट आएँ, लेकिन भारत की ओर तो उनका इंक्रोचमेंट होगा ही होगा। और जब होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ भी एक स्तर पर आकर कार्रवाई हो। कुछ समय तक मान लीजिए झेल भी लेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और करेंगे तो भाई उनके साथ दूसरे जो हैं, जो साथ उसका देने वाले हैं, उनसे भी युद्ध होगा। तो उनके विरुद्ध में और उनके समर्थकों के विरुद्ध में युद्ध होगा, उनके विरोधियों और उनके विरोधियों के समर्थकों के साथ। तो इस तरह से युद्ध की संभावना बन जाती है। अंदर की जो राजनीति है उसके हिसाब से ये संभावना बन जाती है। तो भारत में बनेगी। और विचारधारा की लड़ाई है वो तो अपनी जगह पर है ही, राजनीतिक लड़ाई है अपनी जगह है ही, तो संघर्ष का तो बनेगा क्षेत्र, निश्चित ही बनेगा। लेकिन वहीं पर उतना पर जाके बैलेंस होगा। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, तो ये भारत अछूता नहीं रहेगा। नहीं, जैसे हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन की हो जा रही है, ये का मतलब क्या है? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन हो जाएगा। ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? कौन सा डायमेंशन नया जुट रहा है? कौन सा नया डायमेंशन जुट रहा है बताएंगे? क्या बता रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वो ऐसी परिस्थिति बनेगी कि 3 से 5 डायमेंशन में जब जाएगी पृथ्वी। नहीं तो कौन सा नया डायमेंशन जुट रहा है? ये तो कुछ मतलब जो ये तो आप बताएंगे ना, हम लोग तो थोड़ा छोटा छोटी जो जहाँ से आ रही है तो डायमेंशन बताएंगे ना। कह रहे हैं कि पृथ्वी 3 डायमेंशन से और नॉर्थ और साउथ पोल शिफ्ट हो रहे हैं तमाम चीज़ें। नहीं, वो डायरेक्शन एक अलग चीज़ है, डायमेंशन एक अलग चीज़ है। डायमेंशन एक दूसरी बात हो जाती है ना। डायरेक्शन हो सकता है, एंगल हो सकता है कि भाई एंगल शिफ्ट होता रहता है, सभी का शिफ्ट होता है। तो पृथ्वी का भी एंगल को शिफ्ट हो रहा है, मामूली शिफ्ट हो जाएगा तो उससे अंतर आ जाएगा, उससे ऋतुएं परिवर्तित हो जाएंगी। और सब जो है पृथ्वी के जो लेयर्स हैं वे टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, अलग से ढंग से अलाइन करने लगेंगे। यह तो हो सकता है। डायमेंशन एक चला, डायमेंशन का मतलब हो गया आयाम, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, यानी लेंथ जो है ना, दूरी जो है एक डायमेंशन में आती है। इसी तरह से टाइम है, एक डायमेंशन है। द्रव्यमान है, वो एक डायमेंशन है। तो ये सब डायमेंशंस हैं। अब नए डायमेंशंस कैसे जुटेंगे? एक तो प्लाज्मा स्टेट होता है, एक नया डायमेंशन। तो प्लाज्मा स्टेट के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर हाई हो जाना चाहिए, तो पृथ्वी को भाप हो जाना पड़ेगा, तब वो एक नया डायमेंशन जुटेगा। तो पृथ्वी का भाप हो जाना ऐसे थोड़ी हो जाता है। इतना पृथ्वी का भाप होना मतलब आदमी का समाप्त हो जाना, क्योंकि भाप में आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब सारे बम अगर फूट जाएं
या सूरज के बहुत करीब चला जाए पृथ्वी, तो जा कर के हो सकता है कि पृथ्वी भाप बन जाए। ऐसे भाप थोड़ी बन जाएगी। इस एंगल पर, जिस एंगल पर पृथ्वी अभी है सूरज के सापेक्ष में, तो इसमें पृथ्वी भाप नहीं बनने वाली है अभी। वो कह रहे हैं कि 3 से 5 में जाएंगे तो जो सकारात्मक सोच के रहेंगे, पशु पक्षी जो प्राकृतिक नियम को पालन करते हैं वो बचेंगे। मनुष्य प्राकृतिक नियम को नहीं पालन करता है, इसमें जो योग साधना करेंगे वो बचेंगे, बकिया लोग नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसमें डायमेंशन का, वो सकारात्मक नकारात्मक सोच का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब डायमेंशन बदल जाएगा ना, तो सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच कुछ भी नहीं करेगा। पृथ्वी भाप बनेगी, सब मरेंगे, ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख योगी सब मरेंगे, पूरी मानव जाति मरेगी। भाप को कोई भी प्राणी नहीं कर पाएगा, उससे बचाव नहीं कर पाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं कि सकारात्मक सोच वाले बच जाएंगे। सकारात्मक सोच से हम भाप कैसे वो कर लेंगे? कोई ऐसा करके दिखाए प्रयोग में कि वो खूब सकारात्मक सोचे और उसको भाप के चेम्बर में डाल दिया जाए और वहाँ वो बच के दिखा दे, तो माना जाएगा। 5 डायमेंशन में जब जाएगी पृथ्वी तो स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी मनुष्य के लिए, मनुष्य इतना डेवलप हो जाएगा। हाँ, तो वो मनुष्य इतना डेवलप हो जाएगा तो मनुष्य, इसका मतलब कि मनुष्य स्टेट में नहीं रह जाएगा। इसका मतलब तो यही नहीं हुआ। जब पृथ्वी चली गई उस डायमेंशन में, तो मनुष्य इस डायमेंशन में फिर कैसे रहेगा? फिर आप कहिए कि मनुष्य भी इस डायमेंशन में नहीं रहेगा, मनुष्य भी भाप के पार्टिकल्स के रूप में रहेगा, वो तो बात समझ में आती है। फिर वो मनुष्य नहीं रहेगा ना। एक जलाया हुआ जो मनुष्य है, जिसको जला दिए हैं, क्या उसको हम कहेंगे कि वो मनुष्य है? एक मनुष्य जिसको हम जला दें, राख बना दें, हाँ, उसको आग में परिवर्तित कर दिए हैं, तो उसको क्या हम कहेंगे कि वो एक अलग डायमेंशन? 5,000 वर्षों में ये होता है इस तरह का डायमेंशन परिवर्तन? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका 10-5 हज़ार वर्ष से लेना देना नहीं है। कितने कितने वर्ष हम लोग गुजार आए हैं। मान लीजिए कि वो जब वो रहते थे, डायनासोर्स वगैरह जब रहते थे, मान लीजिए, तो उस समय से अभी हम लोग तो लाखों वर्ष आ चुके हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यह जरूर हुआ कि भाई पृथ्वी जो है, वनस्पतियाँ जो है बदल गई और फिर से नई वनस्पतियाँ उगी, लेकिन वनस्पतियाँ 100% नष्ट नहीं हो गई थी, न 100% जीव ही मर गए थे। डायनासोर प्रजाति और बहुत सारी प्रजातियाँ मर गई, ख़त्म हो गई, लेकिन सारे नहीं ख़त्म हुए थे। उसमें जो सरवाइव कर गए, बच गए जो, फिर वही लोग से बढ़ते चले गए, फिर दूसरे उससे बनते चले गए, ये हुआ। लेकिन उससे आयाम नहीं बदल गया था पृथ्वी का। क्लाइमेट चेंज हो गया था। क्लाइमेट चेंज हो जाना एक अलग चीज़ है और आयाम बदल जाना एक अलग चीज़ है। तो आयाम की जो वो बात कर रहे हैं वह जो है स्वीकार्य नहीं है मुझे। हाँ, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो वह स्वीकार है, वह तो होता रहता है। क्लाइमेट चेंज हर समय होता रहता है। आयाम बदल जाएगा तो फिर अब हम लोग पास प्लाज्मा स्टेट में जाने के बाद ही आयाम बदलेगा, ऐसे थोड़ी बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा सामान्य स्थिति में। अब प्लाज्मा स्टेट तभी होता है ना जब बहुत ज़्यादा ही तापमान बढ़ जाता है, बहुत हीट हो जाता है, तो वैसे में कोई किसी प्रकार का कोई जीव नहीं रह सकता है जीव के रूप में। न वनस्पतियाँ रहेंगी, न ही मनुष्य रहेगा, न ही कोई पक्षी रहेंगे, न कुछ रहेंगे। यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया वायरस भी नहीं रह जाएंगे उस स्टेट में, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो वो जब पृथ्वी ही आग का गोला है, फिर कहाँ कोई प्राणी है? फिर अगर कोई प्राणी है तो वही प्राणी हो सकता है जो आग के गोले में ही सर्वाइव कर सकता हो। तो वो आग जैसा ही रहेगा, वैसा प्राणी अभी तो कोई ऐसा डिटेक्ट हुआ नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसे कोई प्राणी नहीं खोजे हैं जो आग में ही सर्वाइव करते हों और जिनका आग ही पूरा ये भी लोग कह रहे हैं कि ये जो हम लोग जो है किसी और ग्रह से नियंत्रित हो रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी दी गई है हम लोगों को हाथ में, वो अपनी नहीं है, वो किसी ने ट्रांसफ़र किया हमको। तो उसके पास कुछ प्रमाण है, मतलब कहने के पीछे कि कहीं और ग्रह दे रहा है, इसके पीछे कुछ वो तथ्य रख रहे होंगे ना। आखिर ऐसा उनको क्यों लगता है? रखे थे, मतलब वो कह रहे हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी कुछ भी है, ये हमारी अपनी खोजी नहीं, उनकी दी हुई है। किनकी?
कुछ जो ऊपर के ग्रह जो हमसे ज्यादा उसके पीछे क्या प्रमाण है कि मतलब वो मान रहे हैं कोई एलियंस दे रहे हैं हम लोग को, एलियंस हम लोग को दे रहे हैं, हाँ, कहीं एलियंस कोई है वो कुछ हमें दे रहा है या उसने हमें बना दिया, वो हमको नियंत्रित कर रहे हैं। अब उसने हमको बना दिया है और हमको नियंत्रित कर रहा है वहीं बैठा बैठा। इसके पीछे उनके पास कोई प्रमाण है? पूछ के बताएंगे। इसलिए हमने कहा कि हो सकता है कि नहीं तो ये तो गपबाजी भी हो सकती है ना। हाँ, हो सकता है। ये तो गप भी हो सकता है ना कि भाई एलियंस ने हमको बनाया, फिर एक और गप हो जाएगा कि एलियंस को फलाना ने बनाया, तो ये तो एक गपबाजी हुई। हर इसके सब के पीछे प्रमाण चाहिए होता है, तभी वो कहने में शोभा देता है। जैसे शिव हैं, शिव के बाद अलग अलग देवताएं हैं। जैसे देवता के पीछे एक अलग अवधारणा है। जैसे वैदिक ऋषियों में, वैदिक काल में, हाँ, सिर्फ इंद्र वरुण उनको यही कहा करते थे। हाँ, इंद्र वरुण और इनकी प्राकृतिक पूजा होती थी, जो प्रकृति के देवता थे। उसके बाद जब बदलाव आया, जैसे शंकराचार्य आए तो इन्होंने महाराज स्थापित कर दिया तमाम देवी देवताओं को, सारा बुद्धिज्म यहाँ खत्म किया और सारे देवताओं को यहाँ स्थापित कर दिया तमाम तरह के। नहीं तो वैदिक मंत्र में तो देवताओं के नाम है ही, वैदिक मंत्र में। हाँ, तो सरस्वती है, वरुण है, इंद्र हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, तो वो सब तो वेद में है ही। और वो देवता कहा गया है। देवता किसको कहे हैं वेद में? देवता किसको कहा गया उसको भी तो जानना जरूरी है कि देवता हैं क्या। देवता किसी वो मनुष्याकृति को थोड़ी बोले हैं सब, नहीं, ऐसा नहीं बोले हैं। देवता बोले हैं कि इस ऊर्जा के अधिष्ठाता जो हैं उनको देवता कहे हैं, जो अमर हैं, अमर हैं। वेद ने इस ऊर्जा को अमर नहीं माना है, जिसको विज्ञान अमर कहता है। हाँ, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर इट कुड बी डिस्ट्रॉयड, ये कह रहा है कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते, ना इसको पैदा कर सकते हैं। तो यह जो विज्ञान कह रहा है, और इसको ये प्रकाश को और ध्वनि तरंगों को और इन सबको ये जो है ये मान रहा है कि ये ऊर्जा है, तो इसको नहीं माना है वेद ने। वेद कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है ना, ये तो बाद में उत्पन्न हुए हैं, ये उत्पन्न हुए हैं, प्रकाश उत्पन्न हुआ है। और इस बात को कभी कभी विज्ञान भी मानता है। विज्ञान कहता है कि सृष्टि के आदि में, सृष्टि के समय में प्रकाश नहीं थे, विद्युत नहीं था। ये तो विज्ञान भी मान रहा है। जो इनका बिग बैंग थ्योरी है वह नहीं कहता है कि स्टार्ट में ही जो है विद्युत था या प्रकाश की तरंगें थी, नहीं, ऐसा नहीं, ये विज्ञान भी मान रहा है। और यही वेद भी कह रहा है। हाँ, तो यह जो है, यह जिससे उत्पन्न हुआ है वो कौन है? तो वो कह रहे हैं कि वह जो है वो देवता है, जिससे कि ये उत्पन्न हुए हैं। देवता जो हैं वे अमर हैं, तो उनसे ये उमर हुए हैं, तो इनके इस ऊर्जा के अधिष्ठाता जो है उनको देवता कहा गया है। हाँ, वही प्राकृतिक, हाँ, प्राकृतिक चीज है, जैसे हवा है, पानी। तो देवता को आप बना नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य जी देवता बना देंगे। देवता को आप खोज सकते हैं, देवता को आप खोज सकते हैं, बना नहीं सकते। देवता की आप आराधना कर सकते हैं, है कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। दम है, प्रार्थना होता का कोई मतलब है? क्यों नहीं मतलब होगा? वो कह रहे हैं उसे कि साधना से ही मतलब अपने ही अंदर ब्रह्मांड है, ये सब प्रतीकात्मक है, कोई मतलब नहीं है। किनका? यही जो देवी देवता है। ऐसा कुछ नहीं है प्रतीकात्मक। वो जो फोटो बनाया गया वो प्रतीकात्मक है, देवता प्रतीकात्मक थोड़ी है। देवता की आपने तस्वीर बना ली या मूर्ति बना ली, वह प्रतीकात्मक है, न कि देवता प्रतीकात्मक है। जैसे विजय सिंह है तो विजय सिंह की फोटो है, हाँ, विजय सिंह है तो विजय सिंह की फोटो, तो विजय सिंह की जो फोटो है वो प्रतीकात्मक है विजय सिंह का, हाँ, लेकिन विजय सिंह प्रतीकात्मक नहीं है। तो देवता है अपनी जगह पर, वो प्रतीकात्मक नहीं है। प्रकाश की तरंगें प्रतीकात्मक थोड़ी ना है। हम उसके लिए प्रतीकात्मक रूप से हम बना लें कुछ प्रकाश की फ़ोटो खींच के, तो वो प्रतीकात्मक हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश अपने आप में प्रतीकात्मक नहीं है। तो प्रकाश के जो अधिष्ठाता हैं वे भी प्रतीकात्मक नहीं हैं, वे वास्तविक हैं। उसको ऋषियों ने खोजा है, ऋषि मंत्र दृष्टा है, उन्होंने उसे खोजा है। नहीं, मंत्र की बात वो कह रहे हैं कि जब ये ओम जैसे
किसी भी मंत्र के आगे ओम लगा हुआ है तो ओम का ध्वनि जब आपके अंदर सुनाई दे, अंदर से आवाज आए लगे, तब आपकी मंत्र सिद्धि होगी। हाँ, इस तरह से वो बात सही कर रहे हैं, उससे एतराज नहीं है, वो तो ठीक कर रहे हैं कि वह ओम ध्वनि जो है आपको अनुभूत होगी तो वह सिद्धि है, बात सच है वह, लेकिन उसमें ओम का प्रतीकात्मक होना कोई थोड़ी मतलब है। नहीं, ओम तो ध्वनि है, शाश्वत है, तो वास्तविक है। हाँ, तो अब उस श्रेणी में हम जाएंगे तब करना कि ये प्रार्थना और वंदना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सिद्धि एक अलग चीज़ है और सिद्धि जो है एक अलग स्टेज पर ले जा रही है आपको, और आपकी प्रार्थना एक अलग स्टेज पर है। प्रार्थना का सिद्धि से मतलब नहीं है, जान लीजिए। प्रार्थना कोई सिद्ध हो या असिद्ध हो वह कर सकता है, और जिस अनुपात में वह कर लेता है उस अनुपात से उसको फल आते हैं। अब जैसे कोई सिद्ध अगर नहीं किया, मान लीजिए कोई साधना वो कर रहा है उदाहरण के लिए, और वो सिद्ध नहीं कर पाया, यानी रियलाइज नहीं कर पाया, यानी उसका पूरा बोध नहीं हुआ, फिर भी उसको प्राप्त होगा। योग कभी भी जो है बेकार नहीं जाता है, किया गया योग जो है निश्चित ही फल देता है, वो चाहे जिस भी लेवल का योग किया गया है उसी के अनुपात में फल देगा जिस लेवल तक वो पहुंचा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम वहाँ तक पहुंचेगा तभी फल उसको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तक पहुंचेगा। हाँ, देखिए है ना, आपने जो कहा था। हाँ, तो 7 महीना हो गए ना, जब आया तो 7 महीना हो गया। 18, 16, 17 जुलाई आए थे। मैंने हम लोग गुरु पूर्णिमा से पहले आए थे, याद होगा, 4-5 दिन पहले। तब से मान लीजिए कि एक दिन ब्रेक हुआ और 2-3 दिन बीच में ब्रेक हो गया, मान लीजिए।